गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 7वां लेसन नियंत्रण एवं समन्वय का। ठीक है, इसमें अपन ने कल मस्तिष्क के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और तंत्रिका उत्तक की क्रियाविधि तथा पादपों में समन्वय अपन ने शुरू किया था। जैसे जंतुओं में या मनुष्य की अपन ले तो मनुष्य में जो समन्वय किस प्रकार से होता है, कैसे आवेग बनता है। ठीक है, किसी गर्म चीज, ठंडी चीज या पर्यावरण के होने वाले जो परिवर्तनों के प्रति हमारा जो संकेत बन के मस्तिष्क तक जाता है विद्युत आवेग के रूप में, फिर उस पर्यावरण के प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया अनुक्रिया करनी है, वापस उसका संकेत आता है। ये समन्वय होता है। ठीक है, अब मांसपेशियां अपना आकार कैसे बदलती हैं, गति कैसे करवाती हैं। मांसपेशियां अपने जो पेशियां अपना आकार बदल के क्या करती हैं, गति करवाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। फिर पादपों में समन्वय भी अपन ने देखा था लास्ट में। अब पादपों में देखिए दो भिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती है, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। एक तो वृद्धि पर आश्रित और एक वृद्धि से मुक्त गति होती है। ठीक है, अब वृद्धि पर आश्रित कैसे, जैसे बीज का अंकुरण होता है तो बीज का जो जड़ वाला भाग होता है वो जमीन के अंदर की तरफ गति करता है। ठीक है, और बीज का जो तने वाला भाग होता है वो जमीन से ऊपर की तरफ गति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। पहले बीज इतना सा था, अब जड़ें इस तरफ से निकल गई है, ऊपर तना निकल गया है, नीचे जड़ें निकल गई है, तो ये उनकी वृद्धि हो गई है। तो ये ऐसी वृद्धि पर आश्रित ये गति होती है। दूसरा अपन ने देखा था वृद्धि से मुक्त गति होती है। जैसे छुई मुई के पत्ते को अगर अपन छूते हैं तो वो या तो ऐसे मुड़ जाती है या दाएं बाएं मुड़कर क्या करती है, झुक जाती है। ठीक है, इसी तरह सूरजमुखी का पुष्प होता है, वो जिस तरफ सूरज होता है, सुबह सूर्य जहां से उगता है उस तरफ उसके पुष्प का, सूरजमुखी के पुष्प का मुंह होता है। और जैसे जैसे सूरज अस्त होने की तरफ जाता है, गति करता है, वैसे वैसे क्या होता है, पुष्प का मुख भी उधर की तरफ हो जाता है, सूरज की तरफ हो जाता है। अर्थात सुबह वह पूरब की तरफ मुंह किया हुआ होता है और शाम को उस पुष्प का मुंह कहाँ हो जाता है, पश्चिम की तरफ हो जाता है। अब कोई भी उद्दीपन हो उसके लिए तत्काल अनुक्रिया होती है, यानी हाथों हाथ क्रिया होती है। अगर हाथों हाथ क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा भाई, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अपन किसी गर्म चीज को छूते हैं। जैसे अपन कहीं गए हैं, ठीक है, बच्चा है, बच्चे को तो पता नहीं चलता, बच्चा क्या करता है, हाथ में आग में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गैस जल रहा है और उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चा हाथ ले जाएगा और गर्म होगा, और गर्म होते हुए अपना हाथ हटा के क्या करता है, रोने लग जाता है। ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये बच्चे सबके घर में होते हैं और ये अपन उस आग से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उद्दीपन हुआ कि हाँ भाई गर्म वस्तु में, गर्म आग में हाथ गया है बच्चे का, तो वो हाथों हाथ वहां से हटा लेता है, तो तत्काल उसके प्रति अनुक्रिया होती है। लेकिन अगर तत्काल अनुक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा भाई, अगर आग के अंदर हाथ गया 5 मिनट बाद अनुक्रिया हो, मस्तिष्क तक संदेश जाए, मस्तिष्क 5 मिनट बाद उसका क्या करना है, हाथ हटाने का जो संकेत है वो वापस 5 मिनट बाद भेजे, तो क्या होगा, तो होगा ये कि हाथ जल जाएगा पूरा। और हाथ जले ना, इसीलिए क्या करते हैं, तत्काल अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपन के प्रति के लिए तत्काल अनुक्रिया होना जरूरी है। ठीक है, तो आज अपन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। यही जो हमारे बुक में है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होता है, देखिए। तो छुई मुई, जब छुई मुई के पादप को स्पर्श किया जाता है, जब अपन छुई मुई के पादप को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं अच्छे से, ठीक है, छूते हैं, स्पर्श किया जाता है, तो एक सूचना का संचरण होता है। तो पादप के अंदर क्या होता है, एक सूचना का संचरण होता है। ठीक है, वैसे के वैसे। ठीक, जब छुई मुई के पादप को स्पर्श किया
जाता है तो एक सूचना का संचरण होता है। एक सूचना का क्या होता है? संचरण होता है। ठीक है, एक सूचना का संचरण होता है। इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने पादप को छुआ, पादप की ये पत्ती है मान लो, यहाँ छुआ, यहाँ की एक कोशिका में वो क्या हुआ? संकेत या सूचना बनी। ठीक है, अब वो सूचना है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे जाएगी? उसको एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाने के लिए क्या करते हैं? विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका, इस सूचना को एक कोशिका से कहां? दूसरी कोशिका में संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। दूसरी कोशिका में संचारित करने के लिए क्या करते हैं अपन? विद्युत रसायन का उपयोग करते के लिए विद्युत रसायन का उपयोग करते, विद्युत रसायन का अपन उपयोग करते हैं। आगे देखिए, विद्युत रसायन का उपयोग करते हैं तो फिर क्या होता है? लेकिन पादपों में जंतुओं की तरह सूचना के संचरण के लिए विद्युत रसायन का उपयोग नहीं, कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है, तो पादपों में कोशिका का संचरण, कोशिका में संकेतों का, सूचना का संचरण के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होते। ये तो हमारे अंदर होते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विद्युत आवेश बनता है। ठीक है, लेकिन पादप में जंतुओं की तरह सूचना के संचरण के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता है। लेकिन पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना के संचरण के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या ऊतक नहीं होता है। पादपों में ऐसा कुछ नहीं होता है। पादपों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पादप क्या करते हैं? पादप अपने जल की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। पादप अपने जल की मात्रा में परिवर्तन करते क्या करते हैं? अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिससे फूलने व सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, पादप क्या करते हैं? जैसे उनके बाहरी वातावरण में या जैसे मनुष्य, उनको छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, बाह्य वातावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है तो क्या होता है? पादप अपने जल की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके क्या करते हैं? अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे या तो वो फूलते हैं, क्योंकि जल की मात्रा में परिवर्तन होगा। जल अगर अवशोषित करेंगे तो फूलेंगे, जल की मात्रा बढ़ेगी तो फूलेंगे, और अगर जल बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। ठीक है, तो पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके, पादप क्या करते हैं? जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपना
अपनी आकृति बदल लेती हैं जिससे क्या होता है, फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। जिससे फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। आकार बदल लेते हैं या बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करें तो वृद्धि के कारण गति कैसे होती है। ठीक है, अब वृद्धि के कारण गति कैसे होती है, बात हो कैसे उस अनुक्रिया के रूप में तत्काल अनुक्रिया, ये तो थी तत्काल अनुक्रिया की अगर सूचना अपन देखें कैसे होती है, फिर वृद्धि के कारण गति कैसे होती है वो अपन पाठों के अंदर देखते हैं। तो देखिए, वृद्धि के कारण गति, अगला है हमारा वृद्धि के कारण गति। अब सिकुड़ने और फूलने के कारण उनके आकार आकृति में परिवर्तन होता है, तो वो तो सिकुड़ने के कारण होता है, उसका ऐसा नहीं होता है कि वो लंबा या छोटा हो जाता है। ठीक है, नहीं, वृद्धि नहीं होती है। अब वृद्धि के कारण गति कैसे होती है, तो कुछ पादप दूसरे पादप या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे अमरबेल अपन देखते हैं, वो क्या करती हैं, किसी का सहारा लेकर वृद्धि करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो कुछ पादप दूसरे पादप या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। कुछ पादप दूसरे पादप या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हैं। ठीक है, आराम से वो ऊपर की तरफ गति करते हैं। आगे देखें, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जो प्रतान होते हैं जिनके सहारे से ऊपर चलते हैं, तो वो प्रतान क्या होते हैं, स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे स्पर्श के लिए संवेदनशील का मतलब है कि जैसे ही उनको कोई टच करता है या वो किसी के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उनमें उत्तेजना या कह सकते हैं उनमें एक प्रकार का आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, वो संवेदनशील होते हैं, वो उसके प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रतान क्या होते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जब ये प्रतान क्या करते हैं, जब ये प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, यानी किसी के टच होते हैं, ठीक है, तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी ही तेजी से वृद्धि करता है। उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु के दूर रहता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये प्रतान किसी के संपर्क में आता है, ठीक है, किसी आधार के संपर्क में आता है, तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में होता है, ठीक है, आधार के संपर्क में होता है, वो उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता जितना कि जो वस्तु से दूर होता है वह वृद्धि करता है। मैं अमरबेल के बारे में आपको बता दूं, अमरबेल, ठीक है, वो एक लता की तरह होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका एक भाग यहाँ स्पर्श करता है तो ये ज्यादा वृद्धि नहीं करता, इसका आगे वाला दूर वाला भाग जिसपे पत्तियां लगी होती है वो वृद्धि करता है। फिर दूसरी जगह से फिर ये इसको सहारा देता आगे वाला। तो जो आधार के जो भाग, प्रतान का जो भाग आधार के संपर्क में होता है, वस्तु के
संपर्क में होता है उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है। ये आप देखोगे, अमरबेल आप कहीं देखोगे तो जिस प्रतान से वो दूसरी वस्तु को पकड़े रखता है अपने आप को सहारा देने के लिए, वो प्रतान वृद्धि नहीं करता है, उससे दूर वाला जो भाग होता है वह वृद्धि करता है। ठीक है, तो देखिए जब ये प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, तो जब ये आधार किसी प्रतान के जब ये प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में रहता है उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है जितनी तेजी से वह भाग गति करता है, जो वस्तु से दूर रहता है। जितनी तेजी से वह भाग गति या जितने तेजी से वह भाग वृद्धि करता है जो दूर होता है वो क्या और तेजी से गति करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे अपन चर्चा को आगे लेते पढ़ते हैं। तो इसी के आगे देखिए, इसी कारण क्या होता है, प्रतान को चारों ओर से जकड़ लेता है। ठीक है, अब प्रतान हमें दिखाई नहीं देता, वो ऐसा लगता है कि पूरी लता है वो सहारे के चारों तरफ घूमते हुए चढ़ रही है और सहारा ले रही है। नहीं, वो लता नहीं लेती है, उस लता का एक छोटा सा प्रतान होता है जो उसको पकड़े रखता है। अगर आप अमरबेल को देखोगे अपने घर पे कहीं भी, तो आप उसको ध्यान से नोटिस करना, देखना, अच्छे से निरीक्षण करना कि क्या पूरा पौधा उसके लपटते हुए या उसका सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ रहा है, या उस पौधे का प्रतान क्या करता है, या उस पौधे का प्रतान सिर्फ उस आधार का सहारा ले रहा है। तो इसी के नीचे लिख लेते हैं, इस प्रकार प्रतान को चारों ओर से जकड़ लेता है। इस प्रकार प्रतान को चारों ओर से जकड़ लेता है। इस प्रकार प्रतान को क्या करता है, ये चारों ओर से जकड़ लेता है। ठीक है, अब देखिए पादप क्या करते हैं, धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करते हुए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादप एक निश्चित दिशा में, धीरे से निश्चित दिशा में गति करते हुए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। लेकिन मनुष्य में एक निश्चित दिशा में नहीं होता है। ठीक है, जैसे अपन किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा हाथ ऐसे ही हटेगा, हमारा हाथ ऐसे भी हट सकता है, इस तरीके से दूर भी हट सकता है, ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन पादप में
पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में ही उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पादप एक निश्चित दिशा में धीरे से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, कि निश्चित दिशा में और धीरे से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है छुई हुई के पादप की पत्ती को छुएंगे तो वो इस तरीके से या इधर इधर होके फट से नीचे झुक जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। वो जैसे ही छुएंगे वो धीरे धीरे सिकुड़ेगी और फिर नीचे झुक जाएगी साइड में होके। सूरजमुखी का पादप है तो ऐसा नहीं है कि अभी झट से उसे सूर्य को देखा और फट से शाम को इधर आया तो वो फट से इधर आ जाता है। जैसे जैसे सूर्य चलता है तो धीरे 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 होती है। तो देखिए, पर्यावरणीय प्रेरणा, जैसे अब पर्यावरण के कुछ कारक भी पादप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे पर्यावरणीय प्रेरण, जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश या जो गुरुत्व भाग होता है वो पादप के वृद्धि वाले भाग में दिशा के में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अब पर्यावरणीय प्रेरण, जैसे पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व का मतलब जो गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय पादप की वृद्धि वाले भाग में, गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप के वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। भाग में क्या कर देते हैं, दिशा परिवर्तित कर देते हैं। दिशा वाले भाग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे प्रकाशा अनुवर्तन यानी प्रकाश के अनुसार गतियों में प्रो, यानी जो प्रो का मतलब होता है पौधे का वायवीय भाग को अपन प्रो कहते हैं, जो हवा में होता है, जमीन के अंदर नहीं होता है, हवा में होता है। तो प्रकाशा अनुवर्तन गतियों में प्रो प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर रहकर या दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। जो प्रो भाग होता है तो वो प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है, यानी बीज में से जो तने के भाग निकलता है वायवीय भाग, प्रो भाग, जैसे तने से आगे शाखाएं, शाखाएं से पत्तियां, पत्तियों से फूल फल, इस प्रकार से निकलता है। तो ये जो वृद्धि होती है वो प्रकाश के अनुसार, प्रकाश अनुवर्तन गतियों में, प्रकाश के अनुसार होने वाली गतियों में प्रो भाग तो प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है, यानी ऊपर की तरफ, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उस तरफ क्रिया कर रहा है। यानी आसमान से आ रहा है ऊपर की तरफ से तो ऊपर की तरफ वो वृद्धि कर रहा है, जबकि जड़ प्रकाश से दूर की तरफ मुड़कर क्या करती हैं, अनुक्रिया करती है। प्रकाशा अनुवर्तन गतियों में प्रोह भाग क्या करता है, यानी जो वायवीय भाग, पौधे का वायवीय भाग, इसको अपन कोष्टक में ले ही लेते हैं। प्रो यानी क्या होता है, पादप का वायवीय
भाग, पादप का वायव्य भाग। प्रो भाग, प्रो क्या करता है, प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है, प्रकाश की और मुड़कर अनुक्रिया करता है, जबकि जड़ या मूल भाग, जड़ या मूल वाला यानी जो केंद्र मूल नहीं, ठीक है, केंद्र, मूल से मतलब केंद्र नहीं है, मूल का मतलब जड़ होता है, ठीक है, जो जड़ या मूल भाग होता है वो क्या करता है, वह मूल भाग प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है, ठीक है। देखिए, प्रो तथा जड़ में क्रमशः क्या होती है, उपरोगामी, प्रो में तो उपरोगामी यानी ऊपर की तरफ, और जड़ में क्या होती है, अधोगामी वृद्धि, पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, ठीक है। अब देखें, प्रो तथा जड़ के क्रमशः ऊपरीगामी या अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव के कारण होती है, जिसे अपन गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखें, प्रो या जड़ में क्रमशः क्या होता है, ऊपरीगामी, इसको अपन सही ढंग से लिखते हैं तो देखिए, प्रोह में ऊपरीगामी तथा जड़ में अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव के कारण होती है, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के कारण भी होती है और गुरुत्व, पृथ्वी या गुरुत्व के कारण भी होती है, ठीक है। आगे देखिए, हमारी जो भुजा और अंगुलियां होती हैं, हमारी जो भुजा है यानी ये हाथ और अंगुलियां यादृच यानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, यादृच गति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा गति होती है उसको यादृच गति कहते हैं। तो हमारी अंगुलियां यानी भुजा और अंगुलियां क्या करती है, यादृच गति नहीं करती है कि भाई ये भुजा है तो इस तरफ बढ़ते हुए तब ये इधर गए, थोड़ी इधर गए, इधर गए, नहीं, एकदम सीधी निश्चित दिशा में गति करती है, ठीक है। हमारी भुजा तथा अंगुलियां यादृच दिशा में गति न करके, यादृच दिशा में गति न करके वृद्धि न करके नहीं, होकर
एक निश्चित दिशा में होती है, एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। अब हमारे जो गति होती है वो एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, विद्युत आवेग के रूप में सूचना का संचरण केवल कहाँ होता है, केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होती है। तो विद्युत आवेग के द्वारा सूचनाओं का संचरण केवल उन्हीं कोशिकाओं में होता है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होती है, जो तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है उन्हीं में होता है, ठीक है। जैसे नाखून, जैसे अपने ये नाखून है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, इन नाखून में तंत्रिका कोशिका नहीं होती, ठीक है, जिसके कारण हमें उद्दीपन नहीं होता। बाल, ये तंत्रिका कोशिका से जुड़े हुए नहीं होते, इसीलिए जैसे ही अपन इसको खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, बाल टूट जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अंगुली को पकड़ के खींचो आप, जैसे जैसे खींचोगे दर्द बढ़ेगा, तो आप उसके प्रति अनुक्रिया, अपना हाथ वहां से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो अब ये सूचना का जो संचरण होता है वो उन्हीं कोशिकाओं में होता है, किसमें, विद्युत आवेग के रूप में सूचना का संचरण उन्हीं कोशिकाओं में होता है जो क्या होती है, तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। विद्युत आवेग के रूप में विद्युत आवेग के रूप में सूचना का संचरण केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हो, केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हो, जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हो, तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हो, उन्हीं में ये पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसके बाद अपन थोड़ी बहुत चर्चा और करेंगे, वृद्धि के कारण गति, फिर जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं वो अपन देखेंगे, पालतू के हार्मोन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और कल अपन इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।